राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम फिर से मैरिज को टाइम करेंगे नए सब्सक्राइबर्स के चार्ट में, है ना। तो ये नए सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स है ना। तो इन सभी के चार्ट में हम मैरिज को टाइम करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ रेमेडीज वगैरह बीच में मैं बताऊंगा, तो आखिरी तक बने रहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। तो ये कब इसमें से हम आधे चार्ट कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे चार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला चार्ट इनका ले लेते हैं। ये आई होप आपका जेंडर आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। फिर भी मैं फीमेल कंसिडर करके चल रहा हूँ, है ना। 31 दिसंबर 1996। तो हम चार्ट पहले ओपन करके रखते हैं, 2 मिनट। तो देखिए ये चेरी जी का चार्ट है। उसमें सबसे पहले क्या देखना है, प्रॉमिस ऑफ मैरिज है कि नहीं है ना। तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज देखने के लिए मैंने रूल्स बताए थे। तो हम अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो, ठीक है। ये पार्ट 3 करके मैं वीडियो मेंशन करूंगा, है ना। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा आप, है ना। तो जुपिटर से इनके केस में 9th में मार्स है, तो प्रॉमिस ऑफ मैरिज तो है ना। अब देखिए इसमें सबसे पहले 7th हाउस की कंडीशन देखनी है क्या है। 7th लॉर्ड 8th में गया, ऊपर से स्कॉर्पियो साइन में गया, है ना। तो ये पहला पहला एक कॉम्बिनेशन मिल गया, ठीक है। ये थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन तो माना जाएगा। इन जनरल वीनस जिसका भी स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में है, ये थोड़ा बहुत ना चीजें थोड़ी फ्लक्चुएशन लाते जरूर है रिलेशनशिप या मैरिज में। अब सेकंड देखिए, मार्स जो फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, वो भी 6th हाउस में राहु के साथ बैठा है, ये सेकंड एफ्लिक्शन। अब दूसरा देखिए, जुपिटर डेबिलिटेटेड है, जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, वो भी डेबिलिटेटेड है। अब सेकंड कुछ दिखता है क्या। अब D9 में देखते हैं पहले। जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है वो भी 8th हाउस में, और जो कि खुद 7th लॉर्ड है, जो विनस है, वो खुद 7th लॉर्ड होके 8th में बैठा है, ऊपर से स्कॉर्पियो साइन में भी बैठा है ना। सेकेंडली देखिए, मून से सेवेंथ मून से 7th लॉर्ड देखिए सैटर्न, वो भी 12th हाउस में जाके बैठा है, और मून से 8th में गया, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, ये सेकेंड एफ्लिक्शन। थर्ड एफ्लिक्शन। अब इस केस में देखिए D9 में कंफर्मेशन, जुपिटर यहाँ पे भी डेबिलिटेटेड है, यहाँ पे भी डेबिलिटेटेड है। तो ये जुपिटर अपना डेबिलिटेशन यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा है। अब सेकेंडली जो विनस 7th लॉर्ड और D9 में दोनों में एक ही लॉर्ड है, विनस 7th लॉर्ड जो आके बैठा है 4th हाउस में मार्स के साथ। मार्स भी एक, एक ऐसा मैलेफिक प्लैनेट है, और सन भी थोड़ा बहुत मैलेफिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसको क्रूर प्लैनेट में कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये तो हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये तो एफ्लिक्शन मिल गए, ठीक है। अब देखिए इसमें एफ्लिक्शन जितने ज्यादा मिलेंगे उतना आप 2-2 साल डिले, जितने ज्यादा हेवी एफ्लिक्शन रहेंगे उतना 2-2 साल डिले आप कंसिडर कर सकते हो। तो उस केस में देखिए इनके केस में, अगर जो रूल बताया था मैंने एक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीसीपी के अकॉर्डिंग, तो डिले है तो फीमेल का चार्ट है, हम 28 या 28 अबव ही कंसिडर करेंगे। तो 28 या 28 अबव कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले आप 28 किस हाउस में आता है देखिए। ये 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 28 इस हाउस में आ गया। तो इस एक तो 28, नहीं तो इससे आगे जो भी एज आएंगी वही कंसिडर करेंगे फीमेल के केस में। तो 28 में पॉसिबल है क्या, यहाँ पे मून एक्टिवेट होता है 28 की एज में, तो ये हमको स्किप करना पड़ेगा क्योंकि प्रोमिनेंट नहीं है। फिर उसके बाद 29 में फिर 29 फिफ्थ रनिंग जो एज है वो कंसिडर करना है, ठीक है। 29 यहाँ पे आ गया रनिंग एज। 29 वैसे यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो रनिंग कंसिडर करना है। यानी जब आप 29 कंप्लीट हो जाओगे 30 रनिंग, तो 30 की एज में इनका मार्स एक्टिवेट होता है, जो कि असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है। तो वो कंसिडर जरूर करेंगे क्योंकि मार्स फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, लेकिन यहाँ पे देखिए राहु के साथ कंजंक्शन में ऊपर से 6th हाउस आता है। तो ये थोड़ा बहुत इजी कॉम्बिनेशन नहीं है, ऊपर से बाकी भी एफ्लिक्शन होने की वजह से इतना इजी नहीं रहेगा, तो ये एज इतनी प्रोमिनेंट नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है।
फिर 30 रनिंग था, तो फिर 31 की केस में जब रनिंग रहेगा, जब ये 30 कंप्लीट हो जाएंगे, जब 31 रनिंग रहेगा, तब इनका डायरेक्ट 7th हाउस इन्फ्लुएंस रहेगा ऊपर से। देखिए 31 की एज में, लेकिन इसका लॉर्ड देखिए 8th हाउस में है, उपपदा लग्ना के साथ, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे भी मैरिज दे सकता है इस केस में, भले ही वो 8th हाउस में गया है, लेकिन 7th लॉर्ड है और उपपदा लग्ना के साथ वहीं पे फॉल करता है, तो यहाँ पे इस केस में भी मैरिज दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 31 रनिंग हो गया, फिर 32 फिर 32 देखोगे, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 32 रनिंग, 30 यहाँ पे 31 कंप्लीट हो गया, फिर 32 रनिंग के केस में भी विनस एक्टिवेट होता है, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एज एज जो है इनकी 32 से लेके 33 के बीच में मैरिज हो सकती है। क्योंकि देखिए पॉसिबल तो इधर भी है 29, जब यहाँ पे मार्स एक्टिवेट होगा, लेकिन यहाँ पे एप्लिक्शन है, ऊपर से सैटर्न देख रहा है, सैटर्न भी एस्पेक्ट दे रहा है ना मार्स को, म्यूचुअल एस्पेक्ट, समसप्तक जो योग बोलते हैं। तो ये एफ्लिक्शन हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें दे सकता है, इतना इजी नहीं रहेगा। तो इसलिए 30 जब रनिंग रहेगा तब नहीं पॉसिबल, जब 31 रनिंग रहेगा तब भी पॉसिबल है, जब 32 और 33 रनिंग रहेगा तब भी। तो 31, 32, 33 इसको हम कंफर्मेशन के लिए D9 में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे सन जहाँ पे बैठा है उसको हम 24 एज कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हम रनिंग एज नहीं कंसिडर करना है, डायरेक्ट हाउस कंसिडर करना है, ठीक है। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखिए 30 की एज वैसे है इस यहाँ पे, वीनस और मार्स जो दोनों सिग्निफिकेटर, ऊपर से 7th लॉर्ड भी है ना। वीनस 7th लॉर्ड भी है, यहाँ पे भी 7th लॉर्ड वीनस है। ठीक है। और मार्स जो फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, ये दोनों 30 की एज में एक्टिवेशन में आते हैं, है ना। तो देखिए 30 की एज में पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन एज क्या निकल के आई थी, 30। हमने क्या बोला था कि जब 30 की एज, यानी जब यहाँ पे हम एग्जैक्ट एज ले रहे हैं 30, तो जब यहाँ पे हम 30 कंसिडर करेंगे तो 31 यहाँ पे रनिंग रहेगा। तो ये एग्जैक्ट एज है, जब आप 30 कंप्लीट हो जाओगे तो यहाँ पे भी 7th हाउस इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 31 रनिंग कंसिडर बोला था, है ना। 31 नहीं, यहाँ पे रनिंग नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे डायरेक्ट एज कंसिडर करना है, तो 30 की एज में पॉसिबल है वैसे, है ना। तो 30 की एज में पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन इतने एप्लीकेशन होने की वजह से फिर से चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए, सबसे बेस्ट रेमेडी क्या है, जो साइन फॉल करता है 7th हाउस में, वो और 7th लॉर्ड जिस राशि या हाउस में गया, वो हाउस, उस हाउस से रिलेटेड आप अपने लाइफ में चीजें यूटिलाइज कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपके केस में 7th लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन में 8th हाउस में गया, तो आप 8th हाउस के एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप उस एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कीजिए, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, या फिर ऐसे ही इसोटेरिक साइंसेस में जितने भी स्टडीज है, तो जो भी रिसर्च बेस्ड स्टडीज है उसमें आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे, जितना ज्यादा स्टडीज करोगे, तो आपका वो हाउस बैलेंस हो जाएगा, आपके कर्मा अलाइंड हो जाएंगे। तो जो भी 7th हाउस का मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऊपर से मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो राहु के साथ कंजंक्ट है, राहु भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों को दिखाता है, वो भी एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट को दिखाता है। तो आप भी क्या कीजिए, रिसर्च ओरिएंटेड जितना बनोगे उतना आपका मार्स 7th हाउस, ठीक है, और खुद एसेंडेंट लॉर्ड भी मार्स है और विनस का डिस्पोजिटर भी मार्स है। तो इस केस में क्या कीजिए आप, 6th हाउस, 6th हाउस हेल्थ डिजीजेस को दिखाता है, तो आप हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हो, अपने फिजिक के ऊपर काम कर सकते हो, है ना। और विनस सेकंड लॉर्ड होके 8th में गया है, तो आप डाइटिंग कर सकते हो, फास्टिंग कर सकते हो, है ना। 7th लॉर्ड जो भी है उस डे जो है, जैसे फ्राइडे, 7th लॉर्ड वीनस है, तो वीनस का डे कौन सा है, फ्राइडे, तो फ्राइडे को फास्टिंग कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 8th हाउस लेट गो का है, जैसे ये ट्राइन जो है ना, यहाँ पे छोड़नी पड़ती है चीजें, तो हो सकता है आप फास्टिंग करो। फास्टिंग यानी क्या, आप फूड को ये कर रहे हो ना, फूड यानी त्याग, किसी फूड का त्याग यानी क्या, फूड का सेक्रीफाइस किसी भी एक दिन, जिसको हम अन्न त्याग बोलते हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। अब दूसरी चीज देखिए, तो ये रेमेडी से क्या होगे, आपके जो भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उस हाउस से रिलेटेड आप अपने लाइफ में वो चीजें यूटिलाइज कर रहे हो। उन हाउसेस को जितना ज्यादा यूज करोगे, वो हाउस
उतना ज्यादा जल्दी हील होगा, क्योंकि पहले इवेंट उन हाउसेस के होने, फिर जाके सेवेंथ हाउस हील होगा और सेवेंथ हाउस रिलेटेड इवेंट होगा। तो जितना ज्यादा आप ऑकल्ट रिलेटेड स्टडी करोगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, है ना, उतना ज्यादा आपका सेवेंथ हाउस ठीक होगा। और मार्स भी राहु के साथ होने की वजह से, और सिक्स हाउस में है, तो सिक्स हाउस हेल्थ डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हेल्थ की तरफ एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। तो ये भी आपका हाउस वैसे ही ठीक हो जाएगा और आपका सेवेंथ हाउस बैलेंस हो जाएगा। और मैरिज जो डिले होनी है वो आप अपने फ्री विल से, अपने एक्शन से, अपने सेल्फ एफर्ट से वैसे ही ठीक कर सकते हो। ठीक है। वैसे जैसे जब देखोगे आप मैरिज, अभी आपका एज है 1996, 29 ऑलरेडी हो आप। ठीक है। तो 29 आप ऑलरेडी हो, तो 29 ऑलरेडी हो, कंप्लीट हो जाओगे अभी 29 के शायद दिसंबर में, 31 दिसंबर में। तो 29 जब हो जाओगे तब आपका फिफ्थ हाउस में 29 एज कंप्लीट होता है, तो 30 रनिंग रहेगा, तो मार्स है। तो जितना हो सके, अगर आप ये चीजें इतनी ज्यादा आप यूटिलाइज करो और एक्सेप्टेंस में आ जाओ, तो वो हो सकता है बहुत जल्दी हो सकती है मैरिज। ऐसा नहीं है कि जो डीले के कॉम्बिनेशन है, जो एफ्लिक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये दो, ये तो बता रहे हैं कि डिले है, डिले करवा सकता है, क्योंकि मार्स को सैटर्न भी देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में स्कॉर्पियो साइन में है, ऊपर से जुपिटर डिबिलिटेटेड है, दोनों दोनों वर्गोत्तम हो गया ऊपर से वो। ठीक है। अब जो सेवेंथ लॉर्ड तो यहाँ पे क्या, और ऊपर से मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो राहु के साथ कंजंक्शन में है, मून से जो सेवेंथ लॉर्ड है वो सैटर्न, वो भी केतु के साथ कंजंक्ट है। तो ये तो दिख रहा है यहाँ पे एफ्लिक्शन है चार्ट में। लेकिन फिर भी अगर आप अपना फ्री विल यूज करते हो, आप कॉन्शियस एफर्ट्स लेके अपने हैबिट और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हो, तो जो डीले के कॉम्बिनेशन है ना, वो भी बहुत जल्दी आपके फेवर में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्री विल भी दिया है। फ्री विल हम थर्ड हाउस से देखते हैं, थर्ड हाउस हमारे सेल्फ एफर्ट का है। और जो उस हर हाउस से सेवेंथ हाउस उसका कंप्लीशन है। जैसे सेवेंथ हाउस आपको कंप्लीट करता है, तो थर्ड हाउस को कौन कंप्लीट करता है? नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस फॉर्चून को रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड हाउस यानी एफर्ट्स का है, तो एफर्ट से आपका फॉर्चून, यानी थर्ड हाउस का कंप्लीशन नाइन्थ हाउस है, तो कैसे कंप्लीट करोगे नाइन्थ हाउस, आपका फॉर्चून कैसे डेवलप करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, जितना ज्यादा फ्री विल यूज करोगे, जितना ज्यादा एफर्ट्स लोगे अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए, अपने हैबिट्स को बैलेंस करने के लिए, तो आपका नाइन्थ हाउस अच्छा होगा, जो कि फॉर्चून का है ना। तो आपका भाग्य भी सपोर्ट करेगा उस केस में। तो हर किसी को फ्री विल दिया है भगवान ने। ठीक है। तो आप अपने फ्री विल से अपना थॉट प्रोसेस बैलेंस कीजिए। ये जितने भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, अब ऑलरेडी आप 29 तो वैसे भी हो चुके हो, क्योंकि 30 की एज में फिर से आपको, जब 29 हो जाओगे, जब 30 रनिंग रहेगा, तब आपको फिर से योग है मैरिज का, क्योंकि मार्स एक्टिवेशन में आ रहा है। मार्स कैसे एक्टिवेशन में आ रहा है? क्योंकि रनिंग एज कंसिडर करते हैं हम, तो मार्स और राहु, मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, ऊपर से असेंडेंट लॉर्ड है, तो ये जरूर रिलेशन या मैरिज दे सकता है। ठीक है। इस एज में भी नहीं, तो ये कंसिस्टेंट योग है आपको। ठीक है। 30, ये 30 रनिंग हो गया, ये 31 रनिंग हो गया, फिर 32 रनिंग हो गया, वीनस जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है। तो तीनों केस में मैरिज पॉसिबल है। ठीक है। और यहाँ पे भी एक 30 एज निकल के आई थी एग्जैक्ट। तो ये जब 30 हो जाएगा आप यहाँ पे कंप्लीट, तो 31 यहाँ पे रनिंग रहेगा। तो हम तो 30 वैसे भी कंसिडर कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट एज यहाँ पे 30 की एज में भी मैरिज दे सकता है। तो ये जो मैंने बताया वो फॉलो कीजिए, पॉसिबल है, हो जाएगी मैरिज, है ना। तो ये प्रैक्टिकल रेमेडीज है। इसके अलावा तो और कोई रेमेडी बताने का मतलब ही नहीं है। सबसे बढ़िया चीज है कि एक्सेप्टेंस में आओ, जो लाइफ ने दिया है वो एक्सेप्ट करके चलो, वैसे ही चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक्सेप्टेंस क्या है? हाउ टू सिंप्लीफाई योर लाइफ का वन वर्ड आंसर है एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो एक्सेप्टेंस में आ गए ना, तो हर चीज अपने फेवर में होती है, फिर नेचर भी सपोर्ट करने लगता है। क्योंकि कुदरत क्या है? कुदरत ने जो दिया है वो एक्सेप्ट अगर करोगे, है ना, तो वो कुदरत भी आपको हेल्प करेगी। अदरवाइज आप कंप्लेंट कंप्लेंट करते जाओगे किसी भी चीज को लेके, तो वो भी फिर पनिश करती है। क्योंकि उसके अगेंस्ट जाना, यानी आपके जो एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट्स, उसको इम्बैलेंस करना, फिर आपके अंदर फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर वो हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से आपके एलिमेंट भी इधर उधर होते हैं। तो इसकी वजह से फिर कर्मा आपके अलाइन नहीं हो पाते। तो इसलिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर हो सके तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो, क्योंकि सैटर्न वैसे भी 12th हाउस में जा रहा है। और आपके हेल्थ की तरफ वैसे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12th हाउस फोकल पॉइंट बन जाएगा
अगले साल जून से। ठीक है, तो हेल्थ योग 12th हाउस योगा मेडिटेशन प्राणायाम, वैसे भी आपकी खुद की इच्छा हो रही होगी कि थोड़ा आइसोलेशन में जाना है, अकेला रहना है ना, तो वो थोड़ा बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ढैया भी शुरू है। ठीक है, ठीक है। तो ढैया शुरू है तो ऑब्वियस है, सैटर्न मून से 8th में जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी सीरियसली पढ़िए आप। सैटर्न केतु का कंजंक्शन इन जनरल है आपके चार्ट में, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो कीजिए और 12th हाउस अपना हील कीजिए, बहुत सारी चीजें वैसे ही बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट में लिखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर वो कवर करेंगे हम पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं इबादत का। आई होप आपका भी जेंडर फीमेल है। ठीक है, तो हम ये भी चार्ट हम कवर कर लेते हैं। हाँ, आपका जो पहला क्वेश्चन था, इनका लव मैरिज पॉसिबल है कि नहीं, तो लव मैरिज पॉसिबल इसलिए है क्योंकि जैसे भी सेवेंथ लॉर्ड जब भी 8th में जाता है तो वो इंटरकास्ट मैरिज को शो करता है। वीनस तो है ही, ऊपर से मार्स राहु, मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर, ऊपर से वो राहु के साथ कंजंक्शन में है, तो राहु भी इंटरकास्ट मैरिज को दिखाता है और राहु अनऑर्थोडॉक्स बिहेवियर देता है, आउट ऑफ द सोसाइटी जाके डिसीजन लेता है। जुपिटर जो ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है वो भी डेबिलिटेशन में है, तो ये भी इंटरकास्ट मैरिज देता है। ठीक है, डेबिलिटेटेड जुपिटर, और ऊपर से आपका सेवेंथ लॉर्ड मार्स, विनस मार्स के साथ बैठा है, तो मार्स भी क्या है, अपने मन की करना चाहता है, तो वो फ्री स्पिरिटेड रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो वो अपने मन की ही करता है। इस केस में ऊपर से मून जो है वो माइंड को कंट्रोल करता है, वो भी लियो साइन में 5th राशि में है, तो ये भी इंडिकेशन है कि ये लव मैरिज को रिप्रेजेंट करता है ना। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी जिसके भी चार्ट में है, वो भी लव मैरिज का सिग्निफिकेशन है ना। ऊपर से विनस को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो एक फ्रेंडली कनेक्शन को दिखाता है, तो ऑब्वियस है, थोड़ा ये तो क्लियर साइन है आपके चार्ट में कि ये लव मैरिज को दिखाता है, लेकिन इजी नहीं रहेगा क्योंकि 6th हाउस में मार्स और राहु बैठे हैं, तो थोड़ा डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं, तब जाके कन्वर्ट हो सकता है लव मैरिज, है ना, तो पॉसिबिलिटी तो है। ठीक है, अगले चार्ट की तरफ चलते हैं। 4th ऑफ जुलाई 1999, 2 मिनट इनका हम चार्ट ओपन करके रखते हैं। अब इनके केस में देखिए, इनका एज देखिए पहले कितना है, 26, है ना, तो 26 का एज है। पहले तो चार्ट में मैरिज का प्रॉमिस है क्या देख लेते हैं, जुपिटर से 7th हाउस में मार्स है, तो मैरिज का प्रॉमिस है। पहली चीज क्या है ना, मैक्सिमम 90% केसेस में मैरिज का प्रॉमिस हर किसी के चार्ट में रहता ही रहता है, जब भी तो सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनके केस में मैरिज का प्रॉमिस नहीं रहता है ना। तो आपको देखना सिर्फ है कि मैरिज का प्रॉमिस है, तो हाँ इनके चार्ट में है ना। अब 7th हाउस की कंडीशन देखिए क्या है, 7th लॉर्ड मर्क्यूरी है, कहाँ पे जाके बैठा है, मर्क्यूरी 5th हाउस में राहु के साथ बैठा है। ठीक है, अब 7th हाउस में किसी प्लेनेट का एस्पेक्ट है क्या, हाँ है, केतु का एस्पेक्ट है, तो एक एफ्लिक्शन मिल गया। जो ये भी फीमेल का चार्ट होने की वजह से मार्स देखिए 8th हाउस में बैठा है, मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, और जो वीनस मैरिज का सिग्निफिकेटर वो भी 6th हाउस में बैठा है, तो ये भी एफ्लिक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि 6 से 12 वैसे भी इन जनरल चीजों को थोड़ा स्टेबल करने में टाइम लगाते हैं, है ना। अब सेकेंडली देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर देखोगे आप D9 में 7th लॉर्ड कौन है, मार्स, कहाँ पे बैठा है, 2nd हाउस में। ठीक है, मून एस्पेक्ट दे रहा है, तो ये भी एफ्लिक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन मार्स है तो 7th लॉर्ड खुद मार्स होके अपने ही साइन में बैठा, तो इतना ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है। लेकिन सैटर्न देख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट हाउस में एक्सॉल्टेड होके सैटर्न देख रहा है, लेकिन ये अच्छा सैटर्न बैठा है एक्सॉल्टेड, तो इतना भी डिले नहीं करेगा, लेकिन हाँ सैटर्न वैसे भी डिले करवाता है चीजों को। और मर्क्यूरी इन जनरल अच्छा नहीं माना गया है D9 में, उसका रीजन क्या है, मर्क्यूरी के साइन में विनस डेबिलिटेटेड होता है, जो कि मैरिज का सिग्निफिकेटर है विनस, और ये D9 का आत्मा ही विनस है। ठीक है, और ऊपर से मर्क्यूरी, इसलिए D9 में अगर फर्स्ट हाउस में आ जाए, मर्क्यूरी हो, केतु हो, है ना, ये ऐसे प्लेनेट अगर आ गए हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत देते हैं मैरिज होने में, लेकिन स्टिल यहाँ पे सपोर्ट किसका है, सैटर्न खुद एक्सॉल्टेड बैठा है, तो इतने ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ विनस जो है इतना एक्सट्रीम डिले को नहीं दिखा रहा है, लेकिन सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, तो सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है, सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर आप खुद है वो जो जीव को रिप्रेजेंट करता है, और इन जनरल कोई भी अच्छी चीजें जो है लाइफ में, जो फॉर्च्यून है वो थोड़ा बहुत डिले से राइज होता है, तो सैटर्न जुपिटर का जो कंजंक्शन है, वैसे देखा जाए तो 30 के बाद ही अच्छा काम करता है, जितनी भी अच्छी चीजें वो 30 के एज के बाद ही अच्छी होती है,
लेकिन जैसे कि ये फीमेल का चार्ट है, ठीक है। अब ये हर चीज ना डिले वाला जो मैटर है वो हर कास्ट रिलीजन को लेके थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक है। किसी के लिए 28 या 26 भी डिले हो सकता है, क्योंकि किसी किसी सोसाइटी में 23 25 तक मैरिज हो जाती है, वो तो उनके लिए वो सफिशिएंट है, और उसके आगे किसी के लिए वो डिले हो सकता है। किसी के लिए 28 या 28 के अबाउ डिले हो सकता है। तो हर एक आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो उस हिसाब से देखना है ना। तो उस हिसाब से रूल लगाना है, तो हम वो थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनके केस में वैसे देखा जाए तो 28 या 31 की एज में मैरिज हो सकती है। अब कैसे, जैसे 28 यहाँ पे 24 आता है, फिर 26 27 28, तो 28 की एज में रनिंग एज कौन सा रहेगा इनका? 2 मिनट रुकिए। 28 29, 2 मिनट, 24 25 26 27 28, हाँ। तो 28 की एज में 24 25 26 27 28, तो 28 यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो जब 29 रनिंग रहेगा तब ये पॉसिबल है शादी दे सकता है, यानी 28 की एज जब कंप्लीट हो जाएंगी, 29 जब रनिंग रहेगा तब दे सकता है। उसका रीजन कि सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी है, फिफ्थ हाउस में बैठा है, ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का। तो इनका क्वेश्चन था क्या वैसे, हाँ लव अरेंज होगी, तो एक कॉम्बिनेशन तो मिल गया लव मैरिज का। इन जनरल राहु फिफ्थ हाउस में भी आ गया ना, तो भी लव मैरिज देता है। तो ये तो D1 से दिख रहा है वैसे, बाकी भी कंफर्मेशन जितने ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा कंफर्म होते जाएगा। ऊपर से जो मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो भी 8th हाउस में बैठा है, जैसे लास्ट एग्जांपल में देखा था, जो भी प्लैनेट जो अगर विनस या मार्स फीमेल के केस में दोनों 8th हाउस में आ जाए, तो 8th हाउस इंटरकास्ट मैरिज को वैसे ही दिखाता है, क्योंकि वो रूल्स को ब्रेक करके आउट ऑफ द बॉक्स जाके, ठीक है, चीजें करता है, ठीक है। तो इन जनरल ये सोसाइटी के रूल्स को नहीं फॉलो करता है, तो इसीलिए जिसका भी मार्स या विनस या सेवेंथ लॉर्ड 8th हाउस में जाए तो इंटर कास्ट मैरिज का एक वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है। तो इनके भी केस में ऊपर से लिब्रा साइन में मार्स आ गया, जो मार्स भी हस्बैंड का कारक है, लिब्रा मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी सिग्निफाई कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सैटर्न जुपिटर वहां से देख रहा है, तो ये जुपिटर सात्विक प्लेनेट है और सैटर्न भी ट्रेडिशन और जुपिटर भी ट्रेडिशन को फॉलो करता है, तो ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ना, पुश एंड पुल को रिप्रेजेंट करता है, यानी टग ऑफ वॉर क्रिएट होता है यहाँ पे। जब भी मार्स सैटर्न एक दूसरे के एक्सिस में आ जाए ना, 17 एक्सिस में, तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर क्रिएट करता है, प्लानिटरी वॉरफेयर हो गया। तो कभी चीजें बहुत स्मूथली चलेगी, कभी बहुत थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट या ये चीजें थोड़ी ऐसी फेस कर सकता है इंसान, है ना। लेकिन इन जनरल मैरिज का लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। तो एक एक 28 की एज यानी 29 जब रनिंग रहेगा तब पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद जो एज है वो 31 की एज, ठीक है। 31 की एज इसलिए, अब जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए देखिए सन 24 कंसिडर करते हैं हम, 24 25 26 27, है ना, 28 29 30 31, तो 31 यहाँ पे आता है। तो इन जनरल 31 की एज में भी पॉसिबल है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे एग्जैक्टली डिले को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे भी जैसे देखोगे आप, मार्स को सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है सेवेंथ एस्पेक्ट से, और मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, ये भी एक डिले का कॉम्बिनेशन है। एक एप्लीकेशन यहाँ पे है राहु के साथ कंजंक्शन में, तो राहु डिले नहीं देता यूजुअली, लेकिन हाँ एक्सट्रीमली अर्ली भी दे सकता है, एक्सट्रीमली डिले भी दे सकता है। लेकिन इनके केस में इतना ज्यादा ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है चार्ट में, तो हो सकता है इनकी शादी 28 की एज में हो सकती है। उसके बाद फिर 31 की एज में हो सकती है, अगर बाय चांस वो स्किप होता है एज तो, क्योंकि 31 एक प्रोमिनेंट एज वहां पे भी निकल के आ रहा है। जैसे 31 की एज जब रनिंग रहेगा तब इनका डायरेक्ट 7th हाउस इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि 30 जब कंप्लीट होगा यहाँ पे, जब 31 रनिंग रहेगा, यहाँ पे हम रनिंग नहीं कंसिडर करते, यहाँ पे डायरेक्ट एज कंसिडर करते हैं। और 31 यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे 32 रनिंग रहेगा, तो मार्स एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। तो पॉसिबल है यहाँ पे मैरिज दे सकता है ना। 31 या 28 की एज में इनकी शादी हो सकती है ना। रेमेडीज क्या है इनके लिए, अगर जल्दी पॉसिबल करना है तो 7th हाउस में वर्गो साइन है, वर्गो साइन डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए आप किसी और सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, किसी एनजीओ में वगैरह आप
आप सेवा दे सकते हो, आप ना थोड़ा डोनेट डोनेट कर सकते हो, पेट्स की सेवा कर सकते हो, या ये हो सकता है आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, है ना। थोड़ा आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अच्छा खाओ, डाइटिंग करना शुरू कर दो, क्योंकि ठीक है वर्गो डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे आप अच्छा एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग वगैरह फॉलो करते हो तो ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और वीनस जो सिग्निफिकेटर है मैरिज का, वो भी सिक्स हाउस में है, तो सिक्स हाउस प्रोमिनेंट है, सिक्स हाउस सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, सेवा को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे वीनस लियो में, तो लियो चाइल्ड केयर सेंटर को दिखाता है, तो किसी नॉन वेलफेयर चाइल्ड केयर वहां पे जाके आप उनकी सेवा कर सकते हो, ठीक है। मून नरिशमेंट उसको एस्पेक्ट है मून का, मून नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई नरिशमेंट वाला यानी आप रिफ्रेशमेंट दे सकते हो, कोई खाने पीने की चीजें वो आप लेके जाके बांट सकते हो, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा फ्रिक्वेंटली करोगे उतना ज्यादा आपका सेवेंथ हाउस बैलेंस होगा, और सेवेंथ लॉर्ड वैसे भी फिफ्थ में है, तो पहले फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा, तब जाके आपका सेवेंथ हाउस हो, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है, ये इसका ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहले रिलेशन होगा और तब जाके मैरिज होगी। दिक्कत तो है, लेकिन वैसे एनिमी साइन में है, इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मैरिज का प्रॉमिस तो वैसे भी है। तो 28 और 31 ये मैरिज के प्रोमिनेंट एजेस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इनका डॉटर का। इनका क्वेश्चन है कि मेरी डॉटर की शादी कब और किससे, किस प्रोफेशन का होगा, नेचर कैसा होगा, ठीक है। स्पेसिफिकली मैरिज को टाइम करेंगे पहले, है ना। तो हम इनका चार्ट ओपन करके रखते हैं, 2 मिनट रुकिए। अब देखिए इनके केस में, देखिए मैरिज का प्रॉमिस है क्या, हाँ जुपिटर से सेवेंथ में ही मार्स है, तो मैरिज का प्रॉमिस तो दिख रहा है। अब सबसे पहले सेवेंथ हाउस की कंडीशन देखिए, एक एप्लिक्शन है, सिर्फ केतु है, राहु केतु का एक्सिस है, एक तो है सिर्फ। लेकिन सेवेंथ लॉर्ड यहाँ पे देखोगे आप, मार्स एक्सॉल्टेड और नाइन्थ हाउस में जाके बैठा है ना, और जुपिटर का भी एस्पेक्ट, और जुपिटर खुद एक्सॉल्टेड है, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा एप्लिक्शन नहीं है, ठीक है। देखा जाए तो बस ये राहु केतु का एक्सिस है, वैसे देखा जाए तो, है ना। अब सेकेंडली मून चार्ट से देखिए, सेवेंथ लॉर्ड मून खुद है और वो जाके एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छा हो गया। अब D9 में देखिए, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जुपिटर खुद फोर्थ हाउस में गया, ये भी अच्छा हो गया। अब सेवेंथ हाउस में मर्क्यूरी, वैसे मर्क्यूरी एक्सॉल्टेड है, वैसे अच्छा नहीं माना जाता D9 में मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में, लेकिन यहाँ पे अपने ही साइन में होने की वजह से वो अपना मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं देगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन किन किन राशि के लिए है, जैसे वर्गो और जेमिनाई साइन, अगर मर्क्यूरी वर्गो और जेमिनाई साइन है किसी का, ठीक है, तो उनके लिए अफ्लिक्टेड नहीं माना जाएगा D9, ठीक है। अगर उसी राशि में बैठ जाता है मर्क्यूरी, तो उनके लिए एक्सेप्शन है ये, ठीक है। अब इस केस में देखिए ज्यादातर एफ्लिक्शन है नहीं इनके चार्ट में, सैटर्न का भी इतना एफ्लिक्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, बस वो ट्राइन में है वो, लेकिन यहाँ पे हम ट्राइनल कनेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इन जनरल मार्स विनस के साथ बैठा है, मार्स हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं दिख रही अभी। इनका करंट एज अगर देखोगे आप, 22 के है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप वो रूल लगा के देखते हो जो मैंने बताया था कैलकुलेटर पे, 2 मिनट रुकिए। हाँ, सेवेंथ हाउस में देखिए कौन सा साइन है, सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो, फिर एट में फिर 80 ऐड करना पड़ेगा, है ना। फिर इसका टोटल, फिर इसमें +5 तो आ गया 26 रनिंग निकल के आया। तो 26 रनिंग निकल गया ना, तो 25 की एज में मैरिज पॉसिबल है। तो 26 जब रनिंग रहेगा, यानी हम 25 जब कंप्लीट हो जाएंगे, जब 26 रनिंग रहेगा तब शादी दे सकता है, जैसे 25 की एज में यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इनका देखिए मर्क्यूरी विनस के साथ कंजंक्ट है, और विनस खुद मैरिज का सिग्निफिकेटर, और ट्वेल्थ हाउस इन जनरल एक्टिवेशन में चाहिए मैरिज के लिए, क्योंकि वो बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे और पॉसिबल तो है। अब सेकेंडली अगर यहाँ पे कंसिडर करोगे, सन 24 25, देखिए 25 की एज में डायरेक्ट सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस होता है। हम यहाँ पे डायरेक्ट D9 में कैसे कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट एज लेना है आपको, रनिंग एज नहीं लेना है।
तो ये 24 25 की एज में डायरेक्ट इनका एक एक्टिवेशन हो रहा है। इस केस में देखिए 25 यहाँ पे रनिंग एज कंसिडर करते हैं हम। तो रनिंग एज में देखोगे 26, तो 26 की एज में मर्क्यूरी इसका लॉर्ड यहाँ पे विनस के साथ कंजंक्ट बैठा है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रनिंग एज नहीं कंसिडर करना है, 24 25, तो 25 की एज में शादी हो सकती है। और डिले के ज्यादा मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है ही नहीं, डिले के कॉम्बिनेशन दिख जाते हैं। अगर इसके आगे भी अगर नहीं हुई तो आगे भी देखिए ज्यादा से ज्यादा डिले होके इनकी शादी अगर होगी तो आप नोटिस करोगे तो 26, 1 साल, मैक्स टू मैक्स 26 की एज तक हो सकती है, 1 साल डिले। अब उसका रीजन कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर 26 हो जाएंगे कंप्लीट तो रनिंग एज में जुपिटर जो एग्जॉल्टेड है, जो भी पराशरी अकॉर्डिंग हस्बैंड का सिग्निफिकेटर ऊपर से उपपदा लगना भी यहाँ पे आता है। ठीक है। और इसमें भी अगर आप जाओगे तो 26, इसका लॉर्ड देखिए मार्स विनस के साथ बैठा है। यहाँ पे 26 जब एक्टिवेट होगा तब इसका डिस्पोजिटर मून तो है ही, यहाँ पे देखिए मून 11th लॉर्ड है खुद ही, और इसका डिस्पोजिटर मार्स जो है विनस, दोनों मैरिज का सिग्निफिकेटर है फीमेल के चार्ट में। तो ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे 26 25 या 26 के एज में मैरिज हो सकती है इनकी। ठीक है। चार्ट में ज्यादा एफ्लिक्शन है नहीं, ऊपर से दोनों प्लैनेट एग्जॉल्टेड है और ऊपर से मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड है। तो ये ज्यादा डिले के कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहे वैसे देखा जाए तो। ठीक है। 2-3 कॉम्बिनेशन से हम इतना ज्यादा बोल नहीं सकते कि डिले हो सकता है, लेकिन हाँ इनके केस में 25 या 26 की एज में शादी हो सकती है ना। तो ये तो एक पॉसिबल है, तो एक क्लियर कट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। रेमेडी यही है कि आप खुद भी एस्ट्रोलॉजी, वैसे स्कॉर्पियो साइन 7th हाउस में आ रहा है, 7th लॉर्ड मार्स 9th हाउस में। तो स्पिरिचुअलिटी है ना, विजडम नॉलेज जितना गेन करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, है ना, तो उतना ज्यादा आपके लिए 7th हाउस बेहतर रहेगा। इवन मैरिज होने के बाद भी ये एक्टिविटी आप फॉलो करते हो तो 7th हाउस आपका बैलेंस रहेगा, वो कर्मा अलाइनमेंट अलाइन रहेंगे आपके, बैलेंस रहेंगे, क्योंकि स्टेबल रहोगे। इसीलिए अगर मैरिज भी होती है ना तो जब जब भी 7th लॉर्ड जिस भी हाउस में जाता है वो हाउस से रिलेटेड आप कंसिस्टेंटली अगर यूटिलाइज करते हो वो हाउस, तो आपको ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। ये सेम रूल आप विनस और मार्स, मार्स फीमेल के केस में, विनस जिस हाउस में है उस हाउस से रिलेटेड भी चीजें आप अगर अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। तो इस केस में 7th हाउस में स्कॉर्पियो साइन है तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, रिसर्च बेस्ड स्टडी करो। ठीक है। मेडिकल में हो, मेडिकल प्रोफेशन में है तो मेडिकल प्रोफेशन में है तो उनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है। जो सर्जन है मेडिकल प्रोफेशन में है तो उनको भी ज्यादा दिक्कत जाएगी नहीं। इन जनरल जो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में है तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी मैरिज में। एफ्लिक्शन है तो भी उसके पहले देखना है कि उनके लाइफ में वो सिग्निफिकेशन, वो यूटिलाइजेशन में है या नहीं है। अब इसका 7th लॉर्ड मार्स 9th में गया तो 9th हाउस गुरु को दिखाता है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। मून के साथ कंजंक्ट है, मून मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो फादर और मदर दोनों के ब्लेसिंग लेने चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज उनके साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। 9th हाउस गुरु का है तो अपने गुरु की रिस्पेक्ट। ठीक है। नॉलेज का है, हायर एजुकेशन का है तो हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। इन जनरल 7th लॉर्ड 9th में है तो 9th हाउस का पहले इवेंट होगा, जैसे फादर से रिलेटेड इवेंट पहले हो सकता है। आप नया नॉलेज गेन कर सकते हो, हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर सकते हो। ठीक है। कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है लाइफ में, स्टेटस बिल्ड हो सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन भी है ना। मून ट्रैवलिंग का सिग्निफिकेटर, कहीं स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है शादी से पहले, जुपिटर का एस्पेक्ट होने की वजह से कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ पे। तो इन जनरल अच्छी चीजें होगी, फॉर्च्यून मैंने बहुत पॉजिटिव चीजें होगी शादी होने से पहले। ठीक है। मार्स है 7th लॉर्ड तो वो अपना मेलेफिक इन्फ्लुएंस तो देगा ही, इन जनरल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा बहुत स्कॉर्पियो साइन अगर आ गया तो थोड़े, इन जनरल सन भी है ना राहु, ये तो हमको डिनाई नहीं कर सकते, तो थोड़े बहुत इगोइस्टिक नेचर दे सकता है जो कि आपको कम करना चाहिए। ठीक है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर हो सकता है आपका एट टाइम्स, इसलिए ये बैलेंस करने के लिए मैंने ऑलरेडी रेमेडी बता दी, ये कर्मा अलाइनमेंट थ्योरी बोलते हैं हम इसको। तो आप ऑलरेडी अगर कर्मा आपके अलाइन करते हो उस हाउस से रिलेटेड तो आपका 7th हाउस बैलेंस रहेगा और मैरिज में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब ये है तहरीम। ठीक है, पाकिस्तान से। आई होप आपका भी जेंडर फीमेल है, तहरीम आई गेस फीमेल का ही नाम है। ठीक है। 2 मिनट आपका भी चार्ट ओपन करके रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैरिज का प्रॉमिस है क्या, देखिए मैक्स तीनों चार्ट में देखिए जुपिटर से 7th में ही मार्स आ रहा है, भले ही रेट्रोग्रेड है लेकिन फिर भी मार्स तो है 7th हाउस में से। तो
मैरिज का प्रॉमिस तो है। तो सेवेंथ हाउस की कंडीशन देखिए क्या है। सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न है ना। 12वें घर में रेट्रोग्रेड बैठा है। तो सेवेंथ लॉर्ड जब भी रेट्रो होता है, वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है, डिले दे सकता है, पहली चीज। और खुद सैटर्न है, तो सैटर्न तो ऑब्वियस है। तो इन जनरल लियो और कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए थोड़ी बहुत शादी वैसे भी डिले होती है। ठीक है। और देखिए बाकी कॉम्बिनेशन क्या है। मार्स जो सिग्निफिकेटर है हस्बैंड का, वो भी रेट्रोग्रेड है। तो वो भी रेट्रोग्रेड होके राहु और मून को एक्टिवेट कर रहा है, एट्थ हाउस में भी इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो ये भी थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन ही कंसिडर किया जाएगा। भले ही जुपिटर का एस्पेक्ट है, लेकिन ये रेट्रोग्रेड है ना। अब सेकेंडली देखिए दूसरा, जो विनस है वो सिक्स हाउस में है। यहाँ पे मरण कारक स्थान हो गया विनस के लिए। विनस सिक्स हाउस में कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग्स वैसे भी सिक्स हाउस में डेबिलिटेटेड होता है वर्गो में। तो यहाँ पे सिक्स हाउस में आ गया, है ना। तो ये भी एक एफ्लिक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन इन जनरल सिक्स हाउस में विनस इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, वो एक ओवर एनालिटिकल बिहेवियर देता है। चीजें बहुत ज्यादा ओवर एनालिटिकल जब रहता है ना इंसान, तो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता है, तो किसी कंक्लूजन पे आ ही नहीं पाता। तो परफेक्शन की तरफ जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है। तो मैरिज में कैलकुलेशन ज्यादा, ओवर एनालिटिकल बिहेवियर काम में नहीं आता। उसमें कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तो ऑब्वियस है चीजें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देती है। कभी कभी खुद का थॉट प्रोसेस ही अलाउ नहीं करता, क्योंकि हर चीज परफेक्ट चाहिए, फिर कैलकुलेटिव हो जाता है। ये ऐसा दिखना चाहिए, ये थोड़ा ओसीडी भी रहता है कभी कभी। विनस अगर किसी का वर्गो में है, सिक्स हाउस में है, तो किसी किसी को ओसीडी का भी इशू रहता है। एक्सट्रीम क्लीनलीनेस, बहुत साफ सफाई, हाथ या स्मेल को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ऐसे लोग। तो इसीलिए कभी कभी ना छोटी छोटी चीजें माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की वजह से दिक्कत होती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम प्लैनेट नहीं देते। प्लैनेट की पोजीशन जहाँ पे बैठा है ना, उस हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता है, और वो थॉट प्रोसेस ही हमको फिर उस हिसाब से हमारे बॉडी के एलिमेंट बैलेंस करवाता है, और उसी हिसाब से हमारे डिसीजन मेकिंग होते हैं लाइफ में। क्योंकि एलिमेंट्स अगर बैलेंस नहीं है तो ना, आपके तत्व अगर बैलेंस नहीं है, एलिमेंट्स बैलेंस नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत इम्बैलेंस फील करते हो। इसीलिए कभी कभी चीजें डिले होती है। तो अगर आप, इसीलिए मेडिटेशन वगैरह इसमें क्या सिखाया जाता है, आपके एलिमेंट ही बैलेंस करवाए जाते हैं, तभी जाके आप स्टेबल फील करते हो। और इसीलिए जो प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे मेडिटेशन या योगा या प्राणायाम वगैरह, तो उनको ये प्लानिटरी ट्रांजिट या एफ्लिक्शन प्रॉब्लम नहीं देते। उनके लाइफ में सब इवेंट टाइमली हो सकते हैं। अगर हाँ, फ्री विल, जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट एग्जांपल में बताया, फ्री विल हमेशा काम करता है। भगवान ने सबको फ्री विल दिया है, तो फ्री विल दिया है तो आपके सेल्फ एफर्ट से आप कॉन्शियस एफर्ट्स लेके अपनी चीजें अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए इनके केस में D9 में भी देखोगे सैटर्न का सेवंथ एस्पेक्ट है। तो ये भी डिले का एक कॉम्बिनेशन होगा। इन जनरल D9 में फर्स्ट हाउस में भी सैटर्न आता है, तो फर्स्ट हाउस ऑब्वियस है, उसका सेवंथ एस्पेक्ट तो जाएगा ही सेवंथ हाउस पे। तो ये भी एक डिले का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अब दूसरा कुछ दिख रहा है क्या, सेवंथ लॉर्ड ऑफ D9 जो मर्क्यूरी है, वो भी एट्थ हाउस में गया। तो ये सेकंड और अफ्लिक्शन है एट्थ हाउस में। अब यहाँ पे भी मार्स रेट्रोग्रेड होके एट्थ हाउस में इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट अपने पिछले हाउस के भी रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे मैरिज कब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है। अब यहाँ पे डिले का तो दिख रहा है। वैसे हमको ना, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप किस कास्ट कल्चर से बिलोंग करते हो, ये सारी चीजें मैटर करती है ना। तो हमेशा देखिए, किसी के लिए 25 से अबव भी डिले कंसिडर किया जाता है, किसी के लिए 28 के अबव भी डिले कंसिडर किया जाता है ना। तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी आप पाकिस्तान से हो, तो यूजुअली अगर आपके इस केस में थोड़ी बहुत जल्दी मैरिज होती है, यूजुअली 25 से पहले होती है, तो आपके लिए 25 के अबव भी डिले कंसिडर किया जा सकता है। तो हो सकता है, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, तो आपको 28 की एज वैसे भी सुटेबल रहेगी मैरिज करने के लिए। 28, 29, 30 तीनों एज प्रोमिनेंट है मैरिज के लिए। अब कैसे। अब यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 जब रहेगा, जब आपका 28 इसीलिए, सॉरी देखिए, यहाँ पे रनिंग एज कंसिडर करना है ना। इस चार्ट में रनिंग एज, तो यहाँ पे 24, 25, 26, 27, तब 28 जब रनिंग रहेगा यहाँ पे, तब ये चीजें मैरिज दे सकती है। ठीक है। तो देखिए 28 में पॉसिबल है हमको ना। चार्ट में हम जैसे कैलकुलेटर पे हमने कैलकुलेट किया था,
तो उसमें भी हम कैलकुलेट करके देखते हैं सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है। ठीक है, देखिए आपके केस में एक्वेरियस है ना, 11 + 8, इसमें +5 +5। ठीक है, अभी आपकी एज कितनी है, 19 की ही हो आप, ठीक है, 19 या शायद 20 के हो गए होंगे, है ना। तो अर्ली मैरिज का तो दिख नहीं रहा, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 29 एज रनिंग निकल के आ रहा है। तो 29 एज रनिंग निकल के आ रहा है, तो सॉरी 29 एज अगर रनिंग निकल के आ रहा है, देखिए तो कैसे हो सकता है, यहाँ पे 24 25 26 27 28 29 ये रनिंग रहेगा। तो जुपिटर देखिए यहाँ पे मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, इसका डिस्पोजिटर जुपिटर इन जनरल फिफ्थ हाउस भी जब एक्टिवेट होता है तब शादी दे सकता है, लेकिन यहाँ का डिस्पोजिटर देखिए मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है। D9 में भी देखोगे तो 20 24 25 26 27 28, देखिए 28 की एज में सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस हो रहा है, 29 की एज में मर्क्यूरी जो सेवेंथ लॉर्ड है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, फिर 30 की एज में देखिए मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो देखिए इसलिए मैंने बोला था कि 28 29 30 तीनों एज प्रोमिनेंट रहेगी मैरिज के लिए। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल रहा है 28 29 30, उसमें भी 28 प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो 28 की एज में मैरिज हो सकती है, भले ही एफ्लिक्शन है, लेकिन आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग ये सुटेबल एज है 28। तो 28 तक मैक्स टू मैक्स डिले हो सकता है। तो 28 की एज में शादी पॉसिबल है, क्योंकि अर्ली अगर होता था तो 23 की एज में हो सकती थी। जैसे 23 यहाँ पे आ गया तो सैटर्न इन्फ्लुएंस होता है जो कि सेवेंथ लॉर्ड है, तो 23 की एज में भी पॉसिबल है अगर आपके केस में, लेकिन जो योग बन रहे हैं वो डिले के बन रहे हैं। तो 23 की एज में भी एक मौका मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा अर्ली, लेकिन अर्ली मैरिज का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, इसलिए डिले होगा, है ना। रेमेडीज यही है, जैसे सेवेंथ लॉर्ड सैटर्न ट्वेल्थ में गया तो ट्वेल्थ हाउस मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, योगा मेडिटेशन प्राणायाम को रिप्रेजेंट करता है। इस इन चीजों में जितना ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ट्वेल्थ हाउस एब्रोड को रिप्रेजेंट करता है, घर से जितना ज्यादा दूर जाके रहोगे, आइसोलेशन में रहोगे, अकेला रहोगे, उतना ज्यादा आपका ये हाउस बैलेंस होता जाएगा। हीलिंग की प्रैक्टिसेस करोगे, डोनेशन वगैरह करोगे, सैटर्न खुद सेवा को सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, और ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का है। तो आप नॉन किसी नॉन फेल वो वेलफेयर इंस्टीट्यूट में जाके कोई डोनेशन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आप जैसे कैंसर साइन में, कैंसर साइन खुद नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी तरीके की सेवा, ठीक है, किसी भी तरीके का डोनेशन वो आप वहाँ पे कर सकते हो इन जनरल। और वो नहीं करना है तो ट्वेल्थ हाउस मेडिटेशन का है, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी योगा रिट्रीट सेंटर जा सकते हो, कोई स्पिरिचुअल साधना प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे आपका सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस होगा। और सेवेंथ हाउस में एक्वेरियस साइन है, तो एक्वेरियस साइन सोशल सेटिंग्स को दिखाता है, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को दिखाता है, ग्रुप्स को दिखाता है बड़े बड़े। तो हो सकता है आप अब्रॉड में जाके बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ कनेक्शन में आके किसी एनजीओ से जुड़ के आप किसी ग्रुप से कनेक्टेड हो जाके आप वो सेवा करने लगो, तभी जाके आपकी मैरिज हो रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। मार्स जो हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है वो नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस हायर नॉलेज विजडम को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा ज्ञान परसिव करोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे, क्योंकि जुपिटर का भी एस्पेक्ट है, तो उतना ज्यादा आपका जुपिटर भी नॉलेज और विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो जितना ज्यादा नॉलेज लेना कर कंसिस्टेंट बेसिस पे लेते रहोगे, करते रहो, सीखते जाओगे, उतना ज्यादा आपका कर्मास बैलेंस होंगे और आपकी मैरिज पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये अजर जी का चार्ट है, ठीक है, ओपन करके रखते हैं। अब देखिए इनके चार्ट में देखिए, अजर आई गेस आप, ये मेल का चार्ट है, ठीक है। तो मेल के चार्ट में सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड और वीनस को देखना कहाँ पे बैठा है। वैसे जुपिटर से एट्थ में गया वीनस, हमने क्या डिस्कस किया था, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ये दिक्कत दे सकता है मैरिज होने में, लेकिन जरूरी नहीं है, बाकी भी कॉम्बिनेशन देखने चाहिए। जैसे सेवेंथ लॉर्ड वीनस खुद होके फर्स्ट हाउस में गया, स्कॉर्पियो साइन में गया। जैसे मैंने बताया वीनस जब भी स्कॉर्पियो साइन या एक्वेरियस साइन में जाता है,
तो थोड़ा बहुत सेटबैक देता है, एक ना एक तो सेटबैक मिलता ही है रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, एक्वेरियस साइन में या स्कॉर्पियो साइन में विनस हो किसी का, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर देता है ना। तो लेकिन आपका सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में है, तो बहुत सारी चीजें क्या हो सकती है, खुद रिलेशन चल के आपके पास आ रहा है, अपोजिट सेक्स आपके पास चल के आ रहा है, ठीक है। काफी हद तक आप जितना ज्यादा, जैसे सेवेंथ लॉर्ड फर्स्ट में है ना, तो जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे, खुद के पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दोगे, या खुद के फिजिक के ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे, उतना ज्यादा आपका सेवेंथ हाउस बैलेंस होगा और उतनी ज्यादा आपको चीजें बेहतर होगी आपके लाइफ में। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, सेवेंथ लॉर्ड फिर से स्कॉर्पियो साइन में, तो आप सभी के चार्ट में मैक्सिमम केसेस में ना एट्थ हाउस स्कॉर्पियो साइन बहुत प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है, नाइन्थ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस। तो इसीलिए आप कनेक्टेड भी हो एस्ट्रोलॉजी से, आप इसीलिए कमेंट भी कर पा रहे हो, इसलिए आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना ये खुद, तो आपको भी अच्छे, आपके भी कर्मा बैलेंस होंगे, सेवेंथ हाउस बैलेंस होगा, है ना। अब दूसरी चीज क्या है, ज्यादा एफ्लिक्शन, अब देखिए जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन है, मैंने बार बार बताया, रिपीट किया, लास्ट वीडियो में रिपीट किया, अभी इस चार्ट, पिछले एग्जांपल में भी बताया। जब भी जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन में आता है, तो इन जनरल लाइफ में 32 या 33 के बाद ही फॉर्च्यून राइज होता है, यानी तब उसके बाद ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब क्यों, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे करियर में हो, चाहे पर्सनल रिलेशन में हो, चाहे कोई जॉब करने में हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, तो आपको कुछ टाइम जॉब करोगे, फिर से छोड़ोगे, फिर से करोगे, फिर से या तो स्टडी करोगे, फिर कोई नया कोर्स ज्वाइन करोगे, फिर से आप कहीं जॉब सर्च करोगे, तो कुछ साल कुछ महीने वहां पे काम करने के बाद फिर से छोड़ोगे, फिर से करोगे। तो ये चीजें, स्टडी, कभी कभी पढ़ना, कभी जॉब करना, फिर साइमल्टेनियसली कुछ करना, ये चीजें चलती रहती है। तो इसीलिए कभी कभी ना, तो कुछ चीजें होने में डिले होता है। तो लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसके बाद लाइफ बहुत स्टेबल तरीके से आगे जाती है, तब जाके पीछे मुड़ के देखने का मतलब ही नहीं होता, जब जुपिटर सैटर्न 33 के बाद बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। आप चाहे अपने किसी भी चार्ट में एग्जांपल देख लो, जिसके भी चार्ट में जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन है, उनकी लाइफ 32 या 33 के बाद बहुत अच्छे तरीके से उनके लाइफ में ग्रोथ आई है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, वैसे भी आपकी एज अगर देखोगे 25 या 25 के अराउंड है ना। तो 5 साल और थोड़ी मेहनत करो, बहुत अच्छे से काम करो खुद के ऊपर, है ना, तो इजी हो जाएगा मैरिज होने में। जैसे ओवरऑल देखिए, मैरिज के प्रोमिनेंट योग जो है आपको 2 बार योग जरूर मिलेंगे। जैसे सेवेंथ लॉर्ड आपका वीनस खराब तो नहीं बैठा है वैसे, लेकिन हाँ भले स्कॉर्पियो साइन में बैठा है। और इन जनरल थर्ड हाउस जिसका भी केस में प्रोमिनेंट होता है, थर्ड हाउस जितना ज्यादा प्लैनेट होंगे, तो उतनी ज्यादा चीजें थोड़ी लेट मिलती है लाइफ में, थोड़े एफर्ट्स ज्यादा रहते हैं लाइफ में, इन जनरल करेजियस हो पाता है इंसान। कभी कभी ना सन केतु का कॉम्बिनेशन है, तो इनिशियली सेल्फ डाउट जरूर देता है, अंडर कॉन्फिडेंट जरूर फील करवाता है, लेकिन विथ टाइम, ये ऊपर हाउस है ना, तो ये 28 या 30 के बाद ही अच्छे काम करते हैं। तो आपको एक बार ना 27 या 29 की एज में जरूर चांस मिलेगा शादी का, रिलेशनशिप या मैरिज भी मिल सकता है उस ड्यूरेशन में। अब ऐसे रूल्स अगर देखोगे, सेवेंथ लॉर्ड भी D9 का फोर्थ में गया, ये भी मेजर एप्लीकेशन कुछ दिख नहीं रहे आपके चार्ट में, ठीक है। वीनस को अगर देखोगे, कहीं सैटर्न का इन्फ्लुएंस है क्या, कहीं पे भी नहीं है। सेवेंथ हाउस में सैटर्न का इन्फ्लुएंस नहीं है ना, सेवेंथ लॉर्ड के से, हाँ सेवेंथ लॉर्ड जो है D9 का, मर्क्यूरी सैटर्न उसको देख रहा है। तो हाँ ये जरूर डिले दे सकता है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट चांसेस नहीं है, डिले दे दे के इतना भी डिले नहीं देगा। लेकिन हाँ जुपिटर सैटर्न है कंजंक्शन, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, तो हो सकता है कि हो सकती है डिले, क्योंकि बाकी आपका करियर की वजह से, करियर आपका थोड़ा सेटल होने में टाइम लग सकता है, उसकी वजह से डिले दे सकता है। जैसे आप अगर देखोगे यहाँ पे 27, 24, 25, 26, 27, 28 में, देखिए 27 में, 27, 28, 28 जब हो जाओगे, तब आपका मार्स एक्टिवेट होता है, जो एसेंडेंट लॉर्ड है और A7 पदा है। तो यहाँ पे इतना प्रोमिनेंट नहीं है, फिर 28, 29, फिर 30 जब हो जाओगे आप, तब आपका सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस होगा, और उस केस में उसका एसेंडेंट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, और वो एस्पेक्ट भी देगा फर्स्ट हाउस में। तो 30 की एज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो शादी। उससे पहले भी चांस मिलेगा, एक 27 और 29 की एज में आपको मौका जरूर मिलेगा। यहाँ पे भी देखोगे आप कंफर्मेशन के लिए
24, 25, 26, 27, 28। देखिए 28 की एज में आपका सेवेंथ हाउस इन्फ्लुएंस होता है, तो 28 की एज में आपको जरूर से जरूर मौका मिलेगा। ठीक है, तो 28 की एज में मिलेगा। फिर 29, 30, 30 की एज में देखिए आपका जो सेवेंथ लॉर्ड है, इसलिए 28 और 30 ये दो एज बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है मैरिज होने में। उसके आगे भी जा सकता है अगर आपने सही तरीके से अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं लिए तो। क्यों? क्योंकि जुपिटर और सैटर्न डेबिलिटेटेड है, और वैसे भी सिक्स हाउस में, और जुपिटर सैटर्न इन जनरल लाइफ में लेट राइज देता है, लेट सक्सेस देता है। तो अगर आप अपने फ्री विल से, सेल्फ एफर्ट से थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स लोगे, ठीक है, लाइफस्टाइल बैलेंस करोगे, ठीक है, माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, तो बहुत जल्दी जो डिले होना है वो डिले नहीं होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपकी जल्दी हो सकती है। दशा का रोल तो हम अभी नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कंजंक्शन से ही। तो आप देखिए, क्योंकि अगर देखोगे ना 30 का एज वैसे प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है, मैरिज हो सकती है 28 या 30 की एज में, क्योंकि ज्यादा एफ्लिक्शन नहीं है। लेकिन इन जनरल लोग क्या बोलते हैं, सैटर्न का थोड़ा सा भी एस्पेक्ट आ गया तो 30 के बाद ही शादी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बाकी भी चीजें होती है ना। आपके केस में हो सकती है मैरिज 30 की एज में हो सकती है, नहीं तो उसके आगे मैक्स टू मैक्स 30, 31, 32। देखिए 31 की एज में डायरेक्ट वीनस जो आपका यहाँ का D1 का सेवेंथ लॉर्ड है, तो 31 की एज में भी मैरिज हो सकती है। तो 28, 30 और 31 इन केस में आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। उससे तब तक आपको हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, तो उस उल्टा अच्छा है, आपको कम एज में इतनी मेहनत करने को मिल रही है तो कीजिए, वो जरूरी है। तो हर किसी को ना ऐसे ही दशा सीक्वेंस नहीं मिलता है, हर किसी को ऐसे ट्रांजिट बेवजह नहीं मिलते हैं। किसी को अर्ली एज में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, किसी को सेकंड मिड फेज में, मिड एज में, जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि किसी के पास पहले अर्ली एज में सब कुछ रहता है तो मिड एज में सब कुछ गवा देता है कोई इंसान। किसी का सेकंड थर्ड फेज ऑफ लाइफ में सब कुछ रहता है किसी के पास, नहीं तो थर्ड फेज ऑफ लाइफ में किसी कोई कोई इंसान बहुत बड़ी गलती करके सब कुछ गवा देता है जो भी कमाया। तो हर किसी के फेजेस है, तो आप तो लकी हो उस केस में, आपको इनिशियल फेज में ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, उसके बाद तो फिर लक आपका वैसे ही आपके फेवर में आ जाएगा। तो उ, उस हिसाब से बहुत सारी चीजें अच्छी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अभी अभिषेक चौरसिया है ना, उनका देख लेते हैं 2 मिनट। अब देखिए इनके केस में देखिए मैरिज का प्रॉमिस है क्या, 7, 8, 9, 10। सॉरी विनस देखिए, मेल का चार्ट है ना, मेल के चार्ट में देखिए विनस देखना है। जुपिटर से विनस सेवेंथ में गया तो मैरिज का प्रॉमिस तो है। लेकिन देखिए इनके चार्ट में भी जुपिटर और सैटर्न दोनों रेट्रो और कंजंक्शन में है, तो ये भी थोड़ा लेट राइज और लेट सक्सेस को दिखाता है। तो उससे पहले थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे मल्टीपल प्रोफेशन में जाता है इंसान, ऐसा हो सकता है। हर काम में एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। कभी पढ़ाई, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये काम, फिर इधर से स्विच करके दूसरा काम, कभी ऐसी थोड़ी मल्टीपल चीजें करता है इंसान, थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना थोड़े अच्छा है। अभी लास्ट एग्जांपल पे भी मैंने यही डिस्कस किया, ठीक है। थोड़ा लेट सक्सेस जरूर देता है लेकिन प्रोमिनेंट सक्सेस देता है। किसी को अर्ली लाइफ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो किसी को मिड एज में, किसी को आखिरी में। तो आपको तो अर्ली लाइफ में अगर संघर्ष है, स्ट्रगल है, तो आपको तो आप लकी हो उस केस में, क्योंकि उसके बाद तो आपको 32 या 33 के बाद वैसे ही फॉर्च्यून राइज करेगा, क्योंकि उससे पहले चीजें थोड़ी बहुत डिसबैलेंस होती जरूर है, उतार चढ़ाव रहते हैं लाइफ में, ठीक है। करियर थोड़ा बहुत स्टेबल नहीं हो पाता वो इनिशियल लेवल पे, ठीक है। करियर का एक थोड़ा बहुत ना चीजें इधर उधर हो सकती है, गल अ, इसीलिए थोड़ा जो चीजें है प्रोमिनेंट मैरिज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाता इंसान, ठीक है। हो भी गया, कोई रिलेशन भी आ गया तो गलतियां होती है उस केस में। तो आपके केस में आपको क्या रिकमेंडेड है कि थोड़ा इनिशियली मेहनत कीजिए, क्योंकि किसी किसी को अर्ली एज में सब कुछ मिल जाता है तो वो मिड एज में सब कुछ गवा देता है, किसी को लेटर स्टेज में गवा देता है, थर्ड फेज ऑफ लाइफ में। तो आपके केस में आप तो लकी हो कि आपको फर्स्ट जो फेज है उसमें मेहनत करनी मिल रही है, तो आप लकी हो उस केस में, ठीक है। आप देखिए क्या योग बन रहे हैं, सेवेंथ लॉर्ड मर्क्यूरी नाइन्थ में गया, जो कि अच्छा है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन में गया, ठीक है। मर्क्यूरी वाटर साइन में इन जनरल अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन स्टिल नाइन्थ हाउस में गया तो हम उसको अच्छा ही कंसिडर करेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड होके यहाँ पे नाइन्थ एस्पेक्ट देगा, तो ये भी एक ठीक है।
अब देखिए उसमें और क्या कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सैटर्न एस्पेक्टिंग विनस। अब यहाँ पे सैटर्न देखिए क्या कर रहा है, सेवेंथ एस्पेक्ट विनस पे दे रहा है, और विनस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है मेल के चार्ट में। इन जनरल मैरिज का सिग्निफिकेटर है, इन जनरल सैटर्न विनस समसप्तक योग में भी आ गए, एस्पेक्ट भी आ गए, तो भी डिले दे सकता है। अब दूसरी चीज, सेवेंथ लॉर्ड देखिए D9 में, सेवेंथ लॉर्ड D9 में विनस जाके बैठा है सिक्स हाउस में केतु के साथ, ये सेकंड एफ्लिक्शन। दूसरी चीज देखिए और क्या मिलता है, क्या सैटर्न रेट्रोग्रेड है, सैटर्न D1 में रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेड मैंने पहले ही बताया, रेट्रोग्रेड प्लेनेट उसके पहले हाउस का भी रिजल्ट देता है, तो रेट्रोग्रेड होने के बाद यहाँ पे जब आएगा तो सेवेंथ एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस पे भी देगा, तो ये तीसरा एक डिले का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जैसे आप ऑलरेडी साढ़े साथी से जा रहे हो, आपको मार्च 2025 से साढ़े साथी शुरू है, तो साढ़े साथी में वैसे भी करियर प्रोमिनेंट रहता है, साढ़े साथी में यूजुअली ना बहुत ज्यादा पेशेंस चेक किया जाता है, थोड़ा करियर में प्रोमिनेंटली आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि सैटर्न करियर का सिग्निफिकेटर है और इन जनरल फिजिकल एफर्ट्स को दिखाता है, तो इधर उधर जरूर करवाता है, और ऊपर से मून कंजंक्शन में है सैटर्न के साथ, तो थोड़ा माइंड डिस्टर्ब करवाता है, जो अपने लोग हैं वही पराये लगने लगते हैं, तो किसी से इमोशनल सपोर्ट मिलना आप एक्सपेक्ट कम कर सकते हो इस ड्यूरेशन में। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए नेचर में जाना है, नेचर में अपने आप को पहले, जितने भी हिली एरियाज है जहाँ पे पानी की जगह है, ठीक है, तो आप वहाँ पे फ्रिक्वेंटली जाते जाइए, ट्रैकिंग वॉकिंग जितना फ्रिक्वेंटली हो सके उतना कीजिए, जिससे आपका एयर एलिमेंट बैलेंस हो, ठीक है। जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लोगे इन चीजों में, उतना ज्यादा आपको इजी जाएगा ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज थोड़ी बहुत चीजें आपका माइंड थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकता है, तो ये बैलेंस करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। अब सेकेंडली अगर देखोगे आप, ऑलमोस्ट आपको 32 या 33 की एज तक साढ़े साथी चलेगी, है ना, और साढ़े साथी में वैसे भी चीजें थोड़ी डिले हो सकती है। वैसे योगा तो चल रहे हैं, जैसे देखोगे आप, आपकी एज है 26 अभी, या 26 हो जाओगे 28 दिसंबर में। अब लेकिन देखिए सैटर्न फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सेवेंथ हाउस पे इन्फ्लुएंस तो दे रहा है, लेकिन आपके केस में थोड़ा डिले के कॉम्बिनेशन जरूर दिख रहे हैं यहाँ पे। अब डिले के कॉम्बिनेशन बाकी और देखिए, जैसे सेवेंथ लॉर्ड इसमें भी गया है ना, सिक्स हाउस में केतु के साथ बैठा है, विनस केतु इन जनरल अच्छा नहीं है, और इन यहाँ पे भी देखिए एट्थ हाउस में गया है विनस, जो मैरिज और स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है मेल के चार्ट में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगाता है ये, बहुत सारी चीजें बैलेंस, पहले ये आपको लेसन सिखवाएगा, तो इसको बैलेंस कैसे करना है, सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में गया है तो एस्ट्रोलॉजी सीखो, पढ़ो, रिसर्च बेस्ड स्टडी करो, है ना। लिब्रा साइन है तो सोशल स्किल्स थोड़ा बहुत उसमें आप अपने रिलेशन अच्छे मेंटेन करो, लिब्रा साइन रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जितना ज्यादा आप फॉलो करोगे, जितना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में, नाइन्थ हाउस भी आप सभी के चार्ट में जितने भी देखे हैं ना मैंने, सेवंथ लॉर्ड एक तो एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन में या फिर नाइन्थ हाउस में मैक्सिमम लोगों का है, तो इसका रीजन ही है, तो आपको सीखना चाहिए, इसलिए आप कनेक्टेड हो, यानी आप जैसे एस्ट्रोलॉजी कल कंसल्टेशन प्रोवाइड करना सीख कर रहे हो, जैसे आप डिमांड कर रहे हो एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, या एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखना है आपको, या उसमें इंटरेस्ट होगा, तो आप जितना ज्यादा सीखोगे ना, ऊपर से सेवंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन में ही है, नाइन्थ हाउस में भी है, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी की स्टडीज करना, पढ़ना, उसके बारे में जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा सेवंथ हाउस हील होगा। वर्गो साइन है तो हेल्थ के ऊपर ध्यान दो अपने, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ। वैसे भी सैटर्न आपके ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट हाउस में, तो एक हेल्थ कंसर्न हो सकता है, आप हेल्थ फोकस्ड हो जाओ, जितना जिम ज्वाइन करो, कुछ भी ये सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना, कर्मा बैलेंस करने के लिए। विनस भी जो आपका एट्थ हाउस में तो प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है, आप एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज करो, कोई भी ऑकल्ट रिलेटेड स्टडीज करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे, सेवेंथ लॉर्ड आपका क्वेश्चन कैसी होगी, उसका नेचर कैसा होगा, ये था ना। तो वर्गो साइन है तो वर्गो साइन है तो मैरिज में आपके पार्टनर में एक यूथफुल क्वालिटी होगी, दिखने में यूथफुल हो सकता है लेकिन ओवर एनालिटिकल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सेल्फ डाउट में रह सकता है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट वाली एनर्जी आपको प्रोमिनेंटली दिखेगी, विनस लिब्रा में है तो परफेक्शनिस्ट हो सकता है, कभी कभी ये हो सकता है कि ओवर परफेक्शन के चक्कर में ना चीजें डिमांड बहुत रहती है किसी किसी। विनस एट सेकंड लॉर्ड सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में जाना किस
बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। कैसे? जैसे पार्टनर वेल्दी हो सकता है, ठीक है सर, क्योंकि 7th हाउस है ना आपका पार्टनर है, ठीक है, उसके लिए ये सेकंड हाउस हो गया। तो ये राजयोग है, वैसे देखा जाए तो वेल्दी पार्टनर मिलने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल रह सकता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तो सैटर्न संघर्ष को दिखाता है। तो हो सकता है फैमिली में पहले इनिशियल लेवल पे बहुत ज्यादा इनके फैमिली ने संघर्ष देखा हो, तब जाके तो वो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हुए हो। तो ऐसे भी देख सकता है, दिखने वाइज वैसे अच्छा रहेगा, ठीक है। वर्गो साइन है तो हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है ना, दिखने में थोड़ा बहुत स्किनी हो सकता है, स्किनी टू, जैसे 7th लॉर्ड के ऊपर जुपिटर भी का भी एस्पेक्ट है, तो हो सकता है मीडियम टू, यानी मीडियम टू एक एवरेज फिजिक हो सकता है आपका, ठीक है, उनका। तो दिखने वाइज तो ठीक है, दिखने वाइज के ऊपर हम तो अभी नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ बेसिक बिहेवियर क्या है, जैसे थोड़ा बहुत ओवर एनालिटिकल हो सकता है इंसान, है ना, जिसकी वजह से कभी कभी दिक्कत होती है। वर्गो साइन खराब नहीं माना गया है, लेकिन जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है विनस उस राशि में डिबिलिटेटेड होता है, तो ओसीडी वगैरह का वैसे लोगों को यूजुअली प्रॉब्लम होता जरूर है वर्गो साइन में, जिसका 7th लॉर्ड हो या 7th हाउस में वर्गो साइन हो। तो पार्टनर में थोड़ा एक्सट्रीम हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है एट टाइम्स, नहीं तो थोड़े बहुत डिजीजेस रह सकते हैं। नहीं तो वो नहीं है तो कम से कम ऐसा हो सकता है पार्टनर खुद आपका एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेता हो, ठीक है, उसको भी एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज पसंद हो। अगर आप दोनों मिलके ये फॉलो करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, या फिर योगा मेडिटेशन या साधना की तरफ ध्यान देते हो, 7th लॉर्ड 8th में होने का यही मतलब है कि 8th हाउस साधना का है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जितना करोगे उतना ज्यादा आपका 8th हाउस बैलेंस रहेगा। इवन शादी होने के बाद भी ये चीजें अच्छी तरीके से काम करेगी। अब मैरिजेबल एज अगर रहेगी, देखिए वैसे देखा जाए ना तो 29 से लेके 33, 29 और 33rd एज आपके लिए प्रोमिनेंट है। अब 29 और 33rd क्यों बोला मैंने, जैसे यहाँ पे 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, 29 में आपका देखिए विनस एक्टिवेट हो रहा है, जो कि 7th लॉर्ड भी है। यहाँ पे 7th से विनस भी एक्टिवेट हो रहा है, जो 7th लॉर्ड भी है। 30 की एज में भी पॉसिबल है, लेकिन 29 में ज्यादा चांसेस है। उसके बाद 33rd, यहाँ पे अगर नहीं हुई शादी, क्योंकि डिले का कॉम्बिनेशन है, दोनों रेट्रोग्रेड है, ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33। अब 33 के केस में देखिए 7th लॉर्ड सैटर्न, यहाँ पे सैटर्न का इन्फ्लुएंस है, इसका डिस्पोजिटर का 11th हाउस, जो विश फुलफिलमेंट को दिखाता है ना। अब आप देखिए इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, इसमें देखिए 20, देखिए अभी पाइसिस में चल रहा है ना, तो 2027 के बाद, मिड के बाद यहाँ पे जाएगा सैटर्न, ठीक है। तो सेकेंड हाउस फैमिली एडिशन को दिखाता है। अब उस केस में हो सकता है 29 के एज में पॉसिबल क्यों है, जैसे आपको दशा चल रही है राहु की, जो भी इन जनरल प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम को दिखाती है, उतार चढ़ाव को दिखाती है, क्योंकि मून के साइन में है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी लाने में थोड़ी दिक्कत देता है यहाँ पे 5th हाउस में। तो इन जनरल ये, जैसे भी जिसका भी राहु 5th हाउस में, तो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का। अब यहाँ पे अगर अंतरदशा देखोगे आप, तो आपको ऑलरेडी जुपिटर का अंतर चल रहा है, और जब भी लग्नेश का अंतरदशा या महादशा आता है, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी जाती है। तो आप नोटिस करोगे जिसके भी चार्ट में जब भी लग्नेश की अंतरदशा या असेंडेंट लॉर्ड की दशा हो, अंतरदशा हो, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है, यूजुअली देखा है मैंने लाइफ में हर किसी के, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को दिखाती जरूर है। अब वहाँ पे उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा चांसेस है आपको मर्क्यूरी की अंतरदशा में मैरिज होने के। अब इस दशा में ही जब ये खत्म होती है ना, उस ड्यूरेशन में ही आपकी साढ़े साथी भी तभी खत्म होने वाली है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है उस ड्यूरेशन में, यानी आपका मरकरी की अंतरदशा में शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पे। अब इसका लॉजिक क्या है, हम वो रूल क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? वो रूल इसलिए फिट नहीं हो रहा है, मैंने जो पहले जो बताया था, जुपिटर सैटर्न इन जनरल 32 के बाद अच्छा काम करता है, और आपको 33 की एज के अराउंड ही साढ़े साथी खत्म हो रही है, और इन जनरल डिले के भी कॉम्बिनेशन मिले हैं। इसलिए मैं उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, उस ड्यूरेशन में मर्क्यूरी का अंतर आएगा, जो कि आपका 7th लॉर्ड भी है और 9th में भी बैठा है। और इन जनरल 7th लॉर्ड 9th में जाना मैरिज डिले देता है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस आपका एफर्ट को दिखाता है, हार्ड वर्क को दिखाता है, सेल्फ एफर्ट को दिखाता है, स्ट्रगल को दिखाता है, तो ये मैरिज का थर्ड हाउस है, यानी 7 से थर्ड आता है 9th हाउस।
तो उस केस में क्या है, ये थोड़े बहुत चैलेंजेस दे सकता है मैरिज होने में, इसीलिए डीले को दिखाता है। और मर्क्यूरी का मैच्योरिटी एज ही 32 है। अब सेवेंथ लॉर्ड की जो मैच्योरिटी एज आएगी 32, उसके बाद ही आपकी मैरिज हो रही है, तो 33 या 32 की एज प्रोमिनेंट निकल के आ रही है, उस ड्यूरेशन में आपकी शादी हो सकती है। तो ये एक्यूरेट एज है। ठीक है, अगर आप थोड़ा जल्दी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया, तो थोड़े कॉन्शियस एफर्ट्स लेके, क्योंकि थर्ड हाउस फ्री विल को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्री विल लेके हर हर हाउस से सेवेंथ हाउस उसका कंप्लीशन है। तो थर्ड हाउस का सेवेंथ कौन आता है, नाइन्थ हाउस। तो थर्ड हाउस क्या है, एफर्ट्स का, उसका कंप्लीशन कैसे होगा, थर्ड हाउस जब अगर आप एफर्ट लोगे तभी जाके आपका फॉर्च्यून राइज करेगा ना, क्योंकि वो नाइन्थ हाउस उस थर्ड हाउस को कंप्लीट करता है। तो उसका उसके लिए क्या डिमांड करता है, नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून, यानी नाइन्थ हाउस से सेवेंथ कौन आता है, नाइन्थ हाउस को कंप्लीट कौन कर रहा है, थर्ड हाउस। तो फॉर्च्यून कैसे कंप्लीट होगा, एफर्ट से। यानी आप जितना ज्यादा एफर्ट लोगे उतना ज्यादा आपका नाइन्थ हाउस बैलेंस होगा, ये सभी के लिए है। लेकिन आपके केस में ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ में ही बैठा है। तो जितना ज्यादा आप एफर्ट्स लोगे, कॉन्शियस एफर्ट्स लोगे खुद के लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए, जैसे हेल्थ के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, हेल्थ कॉन्शियस हो जाना, जैसे पाइसिस साइन हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, डोनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना ज्यादा सोशल सर्विस करोगे, डोनेशन करोगे, उतना ज्यादा आपका ये दोनों हाउस बैलेंस हो गए, क्योंकि ये पाइसिस और वर्गो ये दोनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, चैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो उतना ज्यादा आप अपने कर्मास अलाइन करोगे, और जितने भी कार्मिक कॉम्बिनेशन है चार्ट में वो धीरे धीरे बैलेंस आउट होते जाएंगे, है ना। उतना ज्यादा आपका ये चार्ट हील होगा, और जितना ज्यादा सेल्फलेस सर्विस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि पाइसिस साइन लेट गो का है। तो जितनी ज्यादा चीजें आप छोड़ोगे, यानी अगर किसी की आपने मदद कर ली, तो आप इन रिटर्न किसी को किसी के किसी का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन रिटर्न वो भी आपको मदद करे। आपको बस मदद कर दी तो कर दी, ऐसा एटीट्यूड रखना है। इन रिटर्न आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कुछ भी किसी से हेल्प, आपको बस अपने कर्मास एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि पाइसेस साइन एग्जॉस्ट करने के लिए आता है अपना कर्मास यहाँ पे। तो उतना ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। प्रोमिनेंट है, मरकरी के अंतरदशा में आपकी मैरिज हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है उसके उस ड्यूरेशन में। जैसे ट्वेल्थ लॉर्ड की भी अंतरदशा में यूजुअली मैरिज होती है, जैसे सैटर्न का जब अंतर आएगा, इसमें भी मैरिज हो सकती है, उस ड्यूरेशन में आपकी एज रहेगी 29 के करीब करीब। ठीक है, तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में भी शादी दे सकता है, क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड कमिटमेंट को दिखाता है, ट्वेल्थ हाउस, और ट्वेल्थ लॉर्ड ब्लड प्लेजर को दिखाता है। तो हो सकता है इस ड्यूरेशन में भी शादी हो, लेकिन जो जैसे कॉम्बिनेशन बने उस हिसाब से, जैसे साढ़े साथी भी चल रही है, और यूजुअली साढ़े साथी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ऐसा नहीं कि मैरिज नहीं होती है, साढ़े साथी में मैरिज होती है, क्योंकि शादी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। तो हो सकता है आपकी शादी उसमें भी हो सैटर्न के अंतर में। तो ये प्रोमिनेंट चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। 2 मिनट, ये ध्वनि जी का चार्ट ले लेते हैं हम, है ना। चलिए इनका हम कवर कर लेते हैं, 2 मिनट रुकिए, इनका भी चार्ट हम ओपन करके रखते हैं। अब ये चार्ट सबके लिए ना बहुत ज्यादा स्टडी के हिसाब से सीखने के पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब वो कैसे, मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि इनकी ऑलरेडी अगर एज देखोगे ना आप, ये ऑलरेडी 34 के है, ये ऑलरेडी 34 के कंप्लीट हो चुके हैं इस नवंबर में, है ना। तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है डीले में। डीले तो वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे, फीमेल के चार्ट में 34, यानी मजाक नहीं है, एक्सट्रीम डीले को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सबसे पहले मैरिज का प्रॉमिस है क्या, वो देख लेते हैं। जुपिटर से मार्स, फीमेल का चार्ट है ना, तो जुपिटर से मार्स थर्ड में है, तो हाँ मैरिज का प्रॉमिस तो है। आप देखिए मैरिज का प्रॉमिस तो यहाँ पे दिख रहा, लेकिन डीले क्यों है, तो डीले के कॉम्बिनेशन देखोगे आप, तो वीनस पहले, सबसे पहले जो कारक है, और वो भी सेवेंथ हाउस देखना है आपको, सेवेंथ हाउस में वीनस डेबिलिटेटेड है यहाँ पे। पहला एप्लीकेशन, डिले होने के रीजन यही पे दिख जाएंगे आपको, अभी आप नोट कीजिए, देखिए क्यों हुई है डिले, इतना क्यों हो रहा है वो देख लीजिए। जो मार्स है हस्बैंड का सिग्निफिकेटर है, वो भी 8th हाउस में बैठा है। ठीक है, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है फीमेल के केस में, जो मार्स जो हस्बैंड को सिग्निफाई करता है, वो भी लिब्रा साइन में, लिब्रा साइन भी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, वो भी 8th हाउस में फॉल करता है, और मार्स खुद 8th हाउस में है। तीसरी चीज देखिए, सैटर्न का भी एस्पेक्ट है मार्स के ऊपर, 10th एस्पेक्ट, 7, 8, 9, 10, 10th एस्पेक्ट मार्स के ऊपर सैटर्न, जो सैटर्न भी डिले को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज और देखोगे आप, सेवेंथ लॉर्ड D9 में, सेवेंथ लॉर्ड जो है D9 का मून, वो भी 6th हाउस में गया, ये भी ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स को दिखाता है।
ये भी एक कॉम्बिनेशन मिल गया। अब सैटर्न D9 में ही देखो, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है विनस, उसके साथ कंजंक्शन में केतु के साथ बैठा है। केतु डबल एफ्लिक्शन, तो ये भी वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, और इन जनरल थर्ड हाउस चैलेंजेस को दिखाता है। मैरिज होने में थोड़ी एफर्ट्स और दिक्कत डिले देता है। ठीक है। अब देखोगे मार्स का डिबिलिटेटेड एस्पेक्ट है सेवेंथ हाउस में। मार्स का डिबिलिटेटेड एस्पेक्ट देखिए सेवेंथ हाउस में। मार्स का डिबिलिटेटेड एस्पेक्ट है ना, अपना फोर्थ एस्पेक्ट देखिए कहाँ पे। फोर्थ एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस में जा रहा है डिबिलिटेशन में। तो डिबिलिटेटेड एस्पेक्ट हो गया यहाँ पे एक। तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन डिले को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मार्स का भी सेवेंथ एस्पेक्ट डिबिलिटेटेड एस्पेक्ट, नीच राशि का एस्पेक्ट यानी डेबिलिटेटेड एस्पेक्ट सेवेंथ हाउस के D9 में है ना। तो अभी ऑलरेडी ये 34 की एज में है। ठीक है। तो अभी ट्रांजिट में देखिए, 2 ऑफ जून 2026 से लेके जून 2027 तक कंसिस्टेंट योग है। उसका रीजन, सैटर्न अपने सेवेंथ एस्पेक्ट से विनस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है। उसके बाद जुपिटर खुद, वैसे फर्स्ट हाउस जब भी इन्फ्लुएंस होता है सैटर्न और जुपिटर मिलके, तब भी मैरिज होती है। क्योंकि फर्स्ट हाउस यानी क्या, सेवन से सेवेंथ आता है ना, भावात भावम के कंसेप्ट से सेवन से सेवेंथ आता है, इसलिए ये भी सेवेंथ फर्स्ट हाउस कंसिडर किया जाता है। क्योंकि मैरिज तो अकेले इंसान की होती नहीं है ना। यूनिफिकेशन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल को रिप्रेजेंट करता है ना मैरिज, तो इसीलिए फर्स्ट हाउस भी कंसिडर किया जाता है। अब उस केस में मून वैसे ढैया भी चल रही है, तो मून से फोर्थ हाउस इन्फ्लुएंस होगा, तो फोर्थ हाउस होम को रिप्रेजेंट करता है ना। सैटर्न जब भी मून से फोर्थ में आता है तो लोकेशन चेंज करवाता है। तो यूजुअली फीमेल के केस में शादी के बाद लोकेशन तो वैसे ही चेंज हो रही है, तो ये भी एक प्रोमिनेंट चांसेस है वहाँ पे एक्टिवेशन होने का। तो इनका सैटर्न और जुपिटर दोनों मिलके फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो शादी के योग बन जाएंगे। जैसे 35 की एज या 36 की एज में इनकी शादी हो सकती है, क्योंकि सैटर्न 2027 के मिड तक इस राशि को इन्फ्लुएंस करेगा, सैटर्न और जुपिटर दोनों। ठीक है। अब इसमें कंफर्मेशन के लिए और भी देख सकते हैं हम। जैसे एज देखिए इनकी 35 है ना, आपकी 34 है, 34 यहाँ पे आएगा, फिर 35, फिर 36। आप देखिए इसका लॉजिक, 35, 34, 35, तो 35 की एज में देखोगे क्यों पॉसिबल है, जब 34 कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो 34 कंप्लीट हो गया तो इनको कंसिस्टेंट मैरिज होगा अभी, क्योंकि पदा ऑफ A7 यहाँ पे निकल के आ रहा है ना। और 11th लॉर्ड 11th हाउस में सैटर्न है, तो ये विश फुलफिलमेंट को दिखाता है 35 की रनिंग की एज में, यानी 34 ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको अगर देखोगे आप D9 में, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 की एज में देखिए विनस, जो मैरिज का सिग्निफिकेटर है, वो एक्टिवेट होगा। और 35 की एज में जो मार्स मैरिज का सिग्निफिकेटर है, वो भी फीमेल के केस में वो भी एक्टिवेट होगा। तो 34, 35, इवन 36, 36 भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे मर्क्यूरी भी एक्टिवेट होगा इस केस में। मर्क्यूरी D1 का सेवेंथ लॉर्ड है। तो 34, 35, 36 तीनों एज मैरिज के लिए प्रोमिनेंट है। उसमें भी प्रोमिनेंट एज है 34 और 35। ठीक है। इस एज में अभी इनकी शादी हो सकती है इस जाके, वैसे तीनों एज में शादी दे सकता है, ये तीनों एज में शादी जरूर दे सकता है, पॉसिबल है शादी दे सकता है यहाँ पे। क्योंकि इनके चार्ट में एक्सट्रीम डिले के कॉम्बिनेशन थे, मैंने जैसे फर्स्ट अभी डिस्कस किया था, तो एक्सट्रीम डिले के कॉम्बिनेशन सारे मिल गए, तो ये शादी दे सकता है इनको अभी। क्योंकि मैरिज का प्रॉमिस है तो शादी दे सकता है, एक्टिवेशन देने के लिए आया सैटर्न यहाँ पे शादी मैरिज। तो बिल्कुल पक्का से पक्का मैरिज हो जाएगी। और ढैया भी चल रही है, तो ढैया में इतने लेट अगर किसी की एज हो गई है शादी के लिए, तो अब जो चीजें पहले नहीं हुई ना, तो वो सैटर्न अभी कंप्लीशन करवाता है चीजों को। तो चिंता मत कीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। रेमेडीज क्या है, सेम रेमेडीज है, एस्ट्रोलॉजी स्टडीज कीजिए, सेवेंथ लॉर्ड नाइन्थ में है, और स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, और नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन हायर स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। जितना ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे सीखोगे, या फिर आप जितना ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, साधना करोगे,
उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपका 7th हाउस का कर्मा बैलेंस करना। सोशल प्रैक्टिस सर्विसेज में इन्वॉल्व रहोगे, हेल्थ कॉन्शियस रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना? क्योंकि ये सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वीनस आपका इसमें है, तो ये हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो मेडिकल प्रोफेशन में, या फिर एडवाइजरी, या फिर किसी भी काउंसलिंग या हीलिंग प्रोफेशन में, या फिर ऐसे ही किसी काम को आप परसीव करके आपके कर्मास एग्जॉस्ट कर सकते हो। इन जनरल असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये बैंकिंग वगैरह इन चीज़ों को, ये सर इन जनरल आपको सेवा भाव रखना है, ठीक है? आपको सर्व करना है बेसिकली। सो ऑल द बेस्ट एंड विश यू गुड लक, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आशिका, है ना? आशी जी का देख लेते हैं लास्ट, फिर बाकी चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? तो लास्ट एग्जांपल आशी जी का देख लेते हैं, 2 मिनट। अब देखिए इनके चार्ट में सबसे पहले 7th हाउस को देखेंगे कैसा है। 7th हाउस में सैटर्न डेबिलिटेटेड बैठा है ना? इनके चार्ट में देखिए 7th हाउस में सैटर्न डेबिलिटेशन में है, ठीक है? और सैटर्न जुपिटर का कंजंक्शन है। अभी तो लास्ट 2-3 एग्जाम्पल में मैंने 2-3 चार्ट में वही बताया था, सैटर्न जुपिटर जब भी कंजंक्शन में आते हैं तो चीज़ें थोड़ी लेट होती है लाइफ में, करियर में थोड़ा लेट सक्सेस मिलता है, इसकी वजह से फॉर्चून डिले में राइज होता है। यूजुअली 31 या 32 के बाद इंसान बहुत अच्छे तरीके से लाइफ ग्रो करता है, बहुत अच्छे से लाइफ ग्रो होती है 32 के बाद प्रोमिनेंटली। उससे पहले थोड़े बहुत स्ट्रगल जरूर फेस करता है इंसान, करियर की वजह से, करियर में डिले होने की वजह से, क्योंकि 7th हाउस में अगर सैटर्न आ जाए तो करियर एक मेन थीम रहती है, करियर को प्रायोरिटी जरूर देता है इंसान, क्योंकि एक कर्माधिपति योग है नेचुरली। 9th लॉर्ड और 9th हाउस और 10th लॉर्ड कालपुरुष की कुंडली में रिप्रेजेंट करता है सैटर्न और जुपिटर, तो इसलिए कभी कभी ना 30 या 32 के बाद ही प्रोमिनेंट रिजल्ट देता है। तो फॉर्चून राइज होने का योग है ये, लेट राइज होने का योग है वैसे 32 के बाद। उससे पहले बहुत मल्टीपल प्रोफेशन चेंज करने पड़ते हैं, मल्टीपल स्टडीज करनी पड़ती है, कभी जॉब कर रहा है, कभी पढ़ रहा है इंसान, है ना? कभी नए कोर्सेस सीख रहा है, बीच में जॉब करके छोड़ के फिर से पढ़ाई। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन कर करके जैसे तैसे 28 की एज तक तो वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है इंसान पहले तो। फिर 28 के बाद धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फिर थोड़ा एफर्ट्स ले लेके फिर से एक सेटबैक आता है 30 के अराउंड, 30 या 31 के अराउंड, फिर जाके 32 के बाद एक लाइफ अच्छे से ग्रो करती है। तो मैरिज भी उसका पार्ट है, फॉर्चून का एक मेजर इवेंट है लाइफ में, तो थोड़ी बहुत डिले ही होती है चीज़ें, मैंने देखा है यूजुअली। लेकिन फिर भी आप मैरिज 28 या 32 की एज में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है? 28 में नहीं हुए तो 32 की एज में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिले के कॉम्बिनेशन है चार्ट में। बाकी कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सैटर्न जुपिटर इन जनरल कंजंक्शन में आ जाए तो इन जनरल चीजें थोड़ी बहुत डिले करवाता है। एक तो आपकी शादी 28 की एज में होगी, नहीं तो 32 की एज में होगी। उसका लॉजिक भी मैं बता देता हूँ अभी। जैसे सैटर्न विनस का कंजंक्शन है, सैटर्न और विनस मैरिज का सिग्निफिकेटर है, और सैटर्न डिले को रिप्रेजेंट करता है। तो D9 में भी कंफर्मेशन है, सैटर्न 7th हाउस में भी बैठा है D1 में। इन जनरल जुपिटर जो पराशरी के अकॉर्डिंग फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक है, उसके साथ कंजंक्शन में है ना? अब दूसरी चीज अगर देखोगे, वीनस स्कॉर्पियो साइन में है, वीनस स्कॉर्पियो एक्वेरियस साइन में है, तो इन जनरल प्रॉब्लम दिखाता है, तो थोड़ा डिले से मैरिज होती है। और आप करियर राइज भी 27 के बाद ही, यानी 27 मिड से लेके उसके बाद ही करियर में बहुत अच्छा राइज मिलेगा। और इन जनरल जुपिटर आपके चार्ट में दारा कारका है, और चारा कारका के ऊपर जब भी सैटर्न ट्रांजिट करता है तो मैरिज देता है, तो इसीलिए 28 की एज में भी शादी दे सकता है। तो 2 साल के बाद सैटर्न एरीज में जाएगा, और जुपिटर एरीज, जुपिटर आपका दारा कारका भी है, और उसके ऊपर जब सैटर्न ट्रांजिट करेगा तब जाके आपके 2.5 साल तक उसमें कभी भी मैरिज दे सकता है, ठीक है? तो प्रोमिनेंटली 28 की एज तब निकल के आती है, तो 28 की एज में शादी हो सकती है ना? तो ये प्रोमिनेंट चांसेस है। तो आपका चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे बाकी चार्ट के साथ। तो ये बाकी चार्ट के साथ हम बाकी चार्ट के साथ और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो एक नेक्स्ट पार्ट और लाएंगे, ठीक है? तो आई होप आपने सारी वीडियो डिटेल में देखी हो, पूरी देखी हो। अगर देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना? क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो उतना तो आप कर सकते हो, उतना ट्रांजैक्शन, उतना लेन देन तो बिल्कुल आप करना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है,
ठीक है, तो फिर आगे की वीडियो में फिर से हम डिटेल में कवर करेंगे। तब तक टिल देन, धन्यवाद, राम राम।